हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी घर पर होंगे एंड सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। हमने क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है कोल के बारे में। सेकंड पार्ट में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे मेनली, और नेचुरल गैस के बारे में भी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो एंड तक आपको समझ में आ जाएगी वीडियो और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसमें समझाए हैं। इन केस कोई डाउट रह जाता है, कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ बी फ्री टू शेयर इन कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम वर्ड आया है, हमारा ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है रॉक से निकलने वाला ऑयल। तो हमने डिस्कस किया था कि जो लैंड में दब गए थे प्लांट्स, वो आगे चल के कोल बन जाते हैं जब उनमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो एक ये ऑयली लिक्विड है जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर रहता है। जो पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमारे जो फ्यूल्स हैं जिन पे गाड़ियां चलती हैं, ये किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोल एक फ्रैक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का, जिसकी वजह से हमारे फ्यूल के वजह से हमारी बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं और हम इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ करते हैं। मेनली ये बना कैसे है? पेट्रोलियम जो है ये मरीन ऑर्गेनिजम्स के डीकम्पोजिशन से बना है, जो सी बॉडी में रहते थे और वो उसी में मर गए, दबते चले गए, सी बेड्स पर सेटल होते चले गए। तो वो काफ़ी टाइम लगा उनको पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में, और वो आगे चल करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो गए। पेट्रोलियम जो है जनरली अगर हम बात करें जिस जगह पर ये मिलता है, किसी भी ओशन के आसपास वाले एरिया में ही मिलेगा ये। तो वहाँ पर ये जनरली 3 से 4 किलोमीटर अंडर द ग्राउंड अगर हम डिग करें, ड्रिलिंग करें, तो वहाँ पर हमें मिल सकता है। रॉक्स के बीच में मिल जाता है, ये हमें नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, वहाँ पर ये हमें इजीली मिल जाता है। तो इसलिए ऑयल वेल्स ड्रिल की जाती हैं उन जगहों पर अर्थ पे जहाँ पर आसपास में कोई बड़ी सी बॉडी हो, वहाँ से हमें इजीली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स की, जिसमें वेल्स लिखी हुई हैं। ये जो वेल्स हैं ये हमने ड्रॉ की हैं सो डैट हम ड्रिलिंग कर सकें और हम पेट्रोलियम को बाहर ले सकें। यहाँ पे आपको गैस दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैस हल्की होती है तो ये ऊपर ही मिल जाएगी हमें प्रेशर के साथ में। ऑयल है फिर, और सबसे नीचे वाटर है। ये जो रिजर्वायर रॉक है, रिजर्वायर रॉक्स के बीच में ही हमारा ऑयल होता है। इम्परवियस रॉक्स हमें ऊपर से दिखाई देते हैं जिस पे हम ड्रिलिंग करते हैं। तो ये है हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स, और कैसे हम ड्रिलिंग करके इसको बाहर निकालते हैं उसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम। तो अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पेट्रोल एक फ्रैक्शन है और पेट्रोलियम एक मिक्सचर है बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शंस का जो फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो इसको एक नाम दिया गया है क्रूड ऑयल, जो कि जनरली डार्क ब्राउन या फिर हल्का ग्रीनिश टाइप में कलर होता है इसका। विस्कस लिक्विड है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा लिक्विड है, जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट है अगर इसकी रिफाइनिंग नहीं हुई है तो। और एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें बहुत सारा हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल्स को ही कहा जाता है। जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स जनरली कहा जाता है। तो गैस, पेट्रोलियम गैस जो होती है, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो हमारे ग्रीसिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स, कैंडल्स के लिए, ये सब हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिलता है। इट मीन्स कि ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। Therefore, it is necessary to separate petroleum into smaller fractions of hydrocarbons. तो क्योंकि हमारे जितने भी पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के बाद हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका यूज़ अलग अलग जगह पर होता है, तो इसीलिए उनको सेपरेट करना भी काफ़ी ज़रूरी है।
तो इस प्रोसेस के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। उसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है, क्योंकि उसको रिफाइन किया जा रहा है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जा रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहने का मतलब होता है एक टेम्परेचर पर हीट करना किसी भी सब्सटेंस को, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो कहा जाता है। जो हमने कोल के बारे में भी पढ़ा था, जब हमने कोल को अर्थ से किया था, डिग आउट किया था, तो जब हम उसको गर्म कर रहे थे तो कोल गैस, कोल तार और कोक मिल रहा था, तो वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम का, जिसमें कि हर फ्रैक्शन जो है अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर पे गर्म होकर के और तैयार होता है। तो डिस्टिलेशन टावर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं, और हर जो फ्रैक्शन है वो वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। जब उसको गर्म किया जाता है पेट्रोलियम को, जो क्रूड ऑयल है हमारा, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है गर्म होकर के वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स ऊपर जाते हैं और एक एक लेवल उसमें ट्रेस बनी हुई होती हैं, और वहाँ जा कर के वो इकट्ठे होते चले जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नीचे रह जाएगा भारी होने की वजह से, और जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि वो हल्का है। तो अभी हम पिक्चर के थ्रू से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है। ये एक मान लीजिए कि हम पेट्रोलियम को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे कम टेम्परेचर किसका था, रिफाइनरी गैस का था 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि डायरेक्टली कहाँ चली गई, ऊपर, और उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी जो होता है हमारा। फिर पेट्रोल का आता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जो हमारा नेफ्था का आता है, जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, और भी कई केमिकली इसके फीचर्स हैं। तो 120 डिग्री सेल्सियस। कैरोसिन आता है 170 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको कि जेट फ्यूल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, लाइटिंग एंड हीटिंग पर्पस के लिए भी। फिर आता है डीजल, 270 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट होता है, जो कि डीजल फ्यूल्स के लिए यूज होता है, हैवी व्हीकल्स के लिए। फिर आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमारे ग्रीस होते हैं पंखों में डालने के लिए, ये दरवाज़ों में लगाने के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ये वैक्स के लिए होता है, वैक्स पॉलिशेस। फिर आता है फ्यूल ऑयल, जो हमारे शिप्स को, फैक्ट्रीज को सेंट्रल हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो होता है बिटुमिन का, जो कि रोड्स को, क्योंकि पहले यूज़ किया जाता था कोल को, बट आजकल कुछ जगहों पर बिटुमिन को भी यूज़ किया जाता है एज रोड एंड रूफिंग के लिए। तो इसके बाद है लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो लिखा है वो समझा देती हूँ थोड़ा सा आपको। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो इस फ्रैक्शनल कॉलम में सबसे ऊपर रह जाएंगे, ईजी होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये जल्दी फायर कैच करेंगे। और लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका कलर भी डार्क होगा, और इनको जलाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, ये थोड़े से थिक होते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल कॉलम ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें कि अलग अलग फ्रैक्शंस जो हैं पेट्रोलियम के, वो बॉयल होते हैं अपनी एक टेम्परेचर रेंज में, और फिर अलग अलग फ्रैक्शंस में हम उसको यूज़ करते हैं। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक टेबल है जो ये शो कर दी है कि जो हमारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं। जैसे पहला एलपीजी, तो हम सबको पता है घर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। पेट्रोल मोटर फ्यूल है ना ये हमारा, तो इससे हमारी कई सारी गाड़ियाँ चलती हैं। कैरोसिन हो गया, स्टोव्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, जेट एयरक्राफ्ट्स में। डीजल अभी आपको बताया था, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमारा ग्रीस होता है, जो ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है मशीन्स वगैरह में। पैराफिन वैक्स, इसको ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जो हमारे काफ़ी सारे ट्यूब्स बनाई जाती हैं, जो दर्द वगैरह होता है या किसी भी तरीके के ऑइंटमेंट्स, उसमें यूज़ किया जाता है पैराफिन वैक्स को। कैंडल्स के लिए, वैसलीन के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिटुमिन, इसको रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पेंटिंग्स के लिए भी, मतलब जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उस सब में भी यूज़ किया जाता है इसे। तो ये यूजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम के। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की जरा।
तो नेचुरल गैस जो है वो मेनली मीथेन की होती है। मीथेन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, CH4 होता है इसका फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन है क्योंकि अभी बताया था ज़्यादातर फ्यूल्स जो है हमारे जितने भी वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो इट अकर्स अबव क्रूड ऑयल, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी। तो गैस जो थी नेचुरल गैस वो ऊपर पाई जाती है और क्रूड ऑयल उससे थोड़ा नीचे होता है। तो जब ऑयल वेल्स ड्रिल की जाती हैं तो नेचुरल गैस क्या होती है, सबसे पहले आ जाती है बाहर। अभी मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया था। तो CNG क्या है, हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो नेचुरली प्रेजेंट है और कंप्रेस्ड है रॉक्स के बीच में। फॉसिल फ्यूल इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये पहली चीज़ कि बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो ये क्लीनर फ्यूल है। दूसरा, इसको इजीली हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर प्रेशर के अंडर रख करके से। नेचुरल गैस के जो हम यूजेस की बात करें वो बहुत है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। इंडिया में नेचुरल गैस के रिजर्व्स हमारे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में हैं, जो कि आपको प्लेसेस दिए हुए हैं। कुछ जगहों पर जैसे कि वडोदरा और दिल्ली में नेचुरल गैस का सप्लाई घरों में पाइप्स के थ्रू दिया जाता है। जैसे हमारे घरों में बिजली आती है, उनके घरों में पाइप्स के थ्रू क्या आती है, गैस आती है, CNG पहुंचाई जाती है और फिर वो उसका बिल पे करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे पहले ऑयल वेल कहाँ ड्रिल की गई थी, तो वो पेंसिल्वेनिया में की गई थी, जो कि USA में है, 1859 में। पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम सबसे पहले असम में फाउंड हुआ था, वहाँ पे डिस्कवर किया गया था कि हाँ वहाँ से हम पेट्रोल ले सकते हैं। ऑयल रिजर्व्स इंडिया में भी अलग अलग जगह पर हैं, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज पड़ जाते हैं, असम, गुजरात, हल्दिया, मुंबई, ये सारे वो जगह हैं जहाँ पे हमें पेट्रोलियम रिजर्व्स मिल सकते हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स की। तो हमें पता है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और हम इनको लैब्स में तो बना भी नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अगर, तो ये टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगी और हमें इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हम इसका उतना ही यूज़ करें जब हमें इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा वेस्टेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो हमारे लिए फ्यूचर में आकर के एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए जितना हम कंजर्व कर सकें अपने फ्यूल्स को, क्योंकि अदरवाइज आने वाली पीढ़ियों को या हमें ही मे बी ये फ्यूल्स ना मिले हमारी ज़रूरत के टाइम पर। तो अगर हमें फ्यूल्स को कंजर्व करना है तो कुछ स्टेप्स लेने होंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे लें, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे जब स्टेप्स लेंगे तभी हम एक कम्युनिटी लेवल पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमें जब ज़रूरत नहीं है तो लाइट्स एंड फैंस हम ऑफ कर सकते हैं। कुकिंग के टाइम पर हम कोशिश करें कि हम चीज़ों को बॉईल करें सो डैट कम से कम हीट एनर्जी हमारी वेस्ट हो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ढक करके पकाते हैं तो वो जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर्स का यूज़ करें हम ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करें, CFL का यूज़ करें, ट्यूबलाइट्स का, सो डैट हम कम से कम एनर्जी का वेस्ट करें और आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, सो डैट आगे की लाइफ हमारी इजी हो। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है, कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेरी होती है, सो प्लीज़ बी फ्री टू कमेंट एंड अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।